कराची में 100-200 नहीं बल्कि 556 इमारतें खतरे की अलामत करार। इमारतें गैर कानूनी तामीर की गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी कार्रवाई न की। नालों पर भी मिले भगत से खतरनाक इमारतें कायम की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भयानक इंकशाफात सामने आ गए। SPCA ने 2015 से 2020 तक बदउनवानी की। सैकड़ों रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल बनाने का रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे आजिज जमाली से। जी आजिज। जी देखिए, कराची का अलमिया है कि हर इदारा सिवाय बदउनवानी के, करप्शन के, बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी काम के अलावा कुछ नहीं करता। सिंध असम्बली में कल एक रिपोर्ट पेश हुई है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में। इस रिपोर्ट में बड़े भयानक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। 556 ऐसी इमारतें हैं जो ख़तरनाक करार दी गई थी, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इन इमारतों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। इस वक्त मैं सदर के इलाके में मौजूद हूँ और 300 से ज़ायद इमारतें सिर्फ इस सदर टाउन में मौजूद हैं, ऐसी ख़तरनाक जिनको मुनहदम करना था, गिराना था, लेकिन मिली भगत करके ये इमारतें नहीं गिराई गईं। जबकि 146 ऐसी इमारतें हैं कराची में जो रिहायशी इमारतें हैं, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान ने मिली भगत करके इन रिहायशी इमारतों को तब्दील कर दिया कमर्शियल इमारतों में। यानी घरों के बजाय दुकानें और शॉपिंग प्लाजाज बन गए। जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी 596 गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा इमारतें हैं, यानी हाई राइज बिल्डिंग्स, कसीरुल मंजिला इमारतें 596 हैं। इनमें 21 ज़ेर तामीर मनसूबों ने बिल्डिंग प्लान और NOC जमा नहीं कराया। 2015 से लेके 2020 तक जिन इमारतों को खाली करवाना था वो भी खाली नहीं कराई गई हैं। जबकि इन अदालतों पे एंटी करप्शन में नेब में मुख्तलिफ मुकदमात बने। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है जब ये रिपोर्ट और ये रिकॉर्ड मांगा गया तो ऑडिटर जनरल को ये रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया। यूँ अगर कहा जाए कि कराची के 7 अजला में इस वक्त मखदूश इमारतें भी मौजूद हैं, गैर कानूनी इमारतें ज़ेर तामीर हैं, तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये सारा काम करना किसको है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। रिपोर्ट में बताया गया है कि शहर में नालों पर, बरसाती नालों पर इमारतें बनाई गई, उनको गिराने की बात की गई, तो अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। इवन जमात खाना है एक खयाबान रूमी में, शाइन कम्प्लेक्स एक बड़ी इमारत है, उसकी कार पार्किंग है, और इस तरह की कई इमारतें हैं जो नालों पर बनी हुई हैं, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी आजिज, बताइएगा निशानदही के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जी ये सबसे अहम सवाल है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 12 निशानदही कराई गई और लिस्टें भी दी गई, और ख़ुद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सर्वे किया। उस सर्वे के बाद उसको जो कार्रवाई करनी थी, जो गैर कानूनी इमारतें थी उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नहीं की, जो मखदूश इमारतें थी। यानी 2 तरह की इमारतें हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। एक वो हैं जो गैर कानूनी है, यानी प्लाट ही गैर कानूनी हैं, कब्ज़े हैं। दूसरे ये वो हैं जो ख़तरनाक करार दी गई हैं। तो तकरीबन 1100 से ज़ायद कराची की ऐसी इमारतें हैं जो या तो ख़तरनाक हैं या गैर कानूनी हैं। इन दोनों कैटेगरीज़ के इमारतों के बारे में इस रिपोर्ट के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि गैर कानूनी नक्शे पास किए गए, गैर कानूनी प्लाटों को कन्वर्ट किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए के घपले किए गए, बकौल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के। जी आजिज, आगाह कीजिएगा कि अब तक गैर कानूनी तामीरात से कितने हादसात रूनुमा हो चुके हैं? रिपोर्ट में बिल्कुल लिखा है। कुछ इमारतों की तस्वीर भी इस रिपोर्ट में उन्होंने शाया की हैं। कोरंगी में, सदर में और मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने लिखा है कि गैर कानूनी और मखदूश और ख़तरनाक इमारतें न गिराने की वजह से हादसात हुए हैं। मुतअद्दिद अफराद इन हादसात में हलाक भी हो चुके हैं, लेकिन इन इमारतों के ख़िलाफ़
उसके बावजूद भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कार्रवाई नहीं की। ये तो 2020 से लेकर 2024 की बात है, लेकिन अगर हम एक साल की सिर्फ बात करें, जो मैं इस रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक साल के अंदर कराची में ऐसी 10 से ज़्यादा इमारतें हैं मखदूश जो गिर चुकी हैं और इन इमारतों में शहरियों की हलाकतें हुई हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा कि रिपोर्ट भी सामने आ गई है और बारहा कहा जाता है कि इससे हादसा भी रुनमा हो रहे हैं, तो सैकड़ों रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल बनाने का रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया। इस हवाले से कुछ बताइएगा। बड़ी अजीब मिली भगत है कि एक बिल्डिंग है, नक्शा मंजूर हुआ 6 मंजिला, ग्राउंड प्लस 6, और जब वो बिल्डिंग बनी तो वो 10 मंजिला बन गई। पूछा जाएगा ये 4 मंजिलें कैसे बनी हैं, तो इसमें मिली भगत शामिल होती है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की, कि इस रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि जो नक्शे तो अजीज ये बताइएगा, मिली भगत अफसरान की है तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इससे बहुत सी जानों का ज़या भी हुआ है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, तो उन अफसरान के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये मामलात अदालतों में भी जा चुके हैं। कई ऐसे केसेस हैं जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अदालतों में चल रहे हैं। कई ऐसे केसेस हैं जो इस वक्त एंटी करप्शन में चल रहे हैं। कई ऐसे केसेस हैं जो इस वक्त नैब में चल रहे हैं। कुछ कार्रवाइयाँ ज़रूर होती हैं, कुछ लोग गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन जिस लेवल का शहर कराची में इमारतों का गैर कानूनी कारोबार है, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में तो नहीं है, लेकिन हमें अपने ज़राए बता रहे हैं कि सालाना अरबों रुपए की करप्शन होती है सिर्फ इस मद में कि एक रिहायशी नक्शा पास हुआ, एक इमारत है जो रिहायशी है, उस इमारत पे एक शॉपिंग प्लाजा बन गया। ये समझ से बाला तरह के रिहायशी इमारत पर शॉपिंग प्लाजाज कैसे बनते हैं? ये सिर्फ अफसरान की मिली भगत से ही होता है। इसके बारे में 12 सिंध असेंबली में भी बात हुई है। इस वक्त जी, मिली भगत के बाद जो है ये इमारतें मिस्मार नहीं की जा रही और लोगों की जानों का ज़या भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आज जमाली मौजूद थे, तफसीलन हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। कारसाज हादसा केस अदालत ने मुल्ज़िमा नताशा को मरकजी मुकदमे में बरी कर दिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, देखें कारसाज हादसा केस है। आज मुल्ज़िमा नताशा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर जज सर्किल शाहिद अली मेमन की अदालत में पेश हुई हैं। जो आखिरी जख्मी थे शेन, उनकी जानिब से भी अदालत में सुलहनामे का जो है वो सर्टिफिकेट और हलफनामा जमा करवाया गया, जिसके बाद सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि मुल्ज़िमा नताशा को इस मरकजी मुकदमे में अदालत ने बरी कर दिया है। मुल्ज़िमा नताशा को इस मुकदमे से बरी कर दिया गया है। ताहम मुल्ज़िमा नताशा पर मंशियात का मुकदमा जो है वो अब भी मौजूद है, जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जेर समाअत है। आज मुल्ज़िमा नताशा जो है वो पेश हुई थी। गुज़श्ता समाअत में जो बाप बेटी जाम पाक हुए थे, उनके वुरसा की जानिब से सुलहनामे का सर्टिफिकेट जमा करवाया गया था। और आज वो शख्स जो कार में जख्मी हुआ था शेन अलेक्जेंडर, वो पेश होकर उसने भी जो है सुलहनामे का सर्टिफिकेट जमा करवाया, जिसके बाद जज शाहिद अली मेमन ने मुल्ज़िमा नताशा को कारसाज हादसे के इस मरकजी मुकदमे से अब बरी कर दिया है। जी, मुल्ज़िमा नताशा को मरकजी मुकदमे में बरी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया जवाद आसिफ आपका। पाकिस्तान में पहली मरतबा नकारा हवाई जहाज़ की ज़मीनी रास्ते से मुंतकली। नकारा तैयारा बोइंग 737 को कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। जहाज़ की लंबाई 110 फुट और वज़न 40 टन है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब मौजूद हैं और हवाई जहाज़ को आज हम जो है वो सड़क पे चलता हुआ दिखा रहे हैं। हवाई जहाज़ की जानिब से अगर हम बात करें तो 240 पैसेंजर्स का स्पेस है इस हवाई जहाज़ के अंदर, जिसका बोइंग 737 है और आज इसको कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकते हैं शकील साहब के किस तरह जो है वो जहाज़ को यहाँ से मुंतकिल करने की तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं। निजी कोरियर कंपनी की जानिब
जानिब से निजी कार्गो सर्विस की जानिब से जो है वो इस जहाज़ की मुंतकली का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा चुका है। एयरपोर्ट का जो स्क्रैप यार्ड है वहाँ से इस जहाज़ को लिया गया है और अब ये हैदराबाद में कायम सिविल एविएशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है वो पहुँचाया जाएगा। तकरीबन इसकी अगर हम बात करें तो रात के औकात में ही इस जहाज़ को जो है वो हैदराबाद तक पहुँचाया जाएगा। इस हवाले से मोटरवे पुलिस की जानिब से NOC भी जारी कर दी गई है और तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं जहाज़ की मुंतकली की। साथ ही साथ जहाज़ के अगर हम पुर्जों की बात करें जिनको जहाज़ से अलग कर दिया गया है, वहाँ हैदराबाद पहुँचने के बाद इसके पुर्जे जो है वो इसके अंदर दोबारा लगाए जाएंगे, पूरी रीअसेंबलिंग की जाएगी जहाँ पर इंस्टीट्यूट में मौजूद तलबा जो है वो इस जहाज़ से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। साथ ही जो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जो सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी ज़ेर निगरानी इस जहाज़ की मुंतकली का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया। 5 बजे के करीब ये जहाज़ सुपर हाईवे के इस मुकाम के ऊपर पहुँचाया गया। ताहम अब से कुछ देर के बाद ये जहाज़ जो है वो यहाँ से रवाना किया जाएगा और हैदराबाद जो है वो इस जहाज़ को पहुँचाया जाएगा। जहाज़ की अगर लंबाई की बात करें तो 110 फीट के करीब इसकी लंबाई बताई जा रही है और 40 टन के करीब इसका वज़न बताया जा रहा है, जिसके अंदर इसके इंजन, इसके पर जो है वो मौजूद नहीं है। ताहम जब ये जहाज़ हैदराबाद पहुँचेगा उसके बाद इसकी रीअसेंबलिंग भी की जाएगी। जी सलमान, ये बताइएगा कि ये जहाज़ मरम्मत के लिए भिजवाया जा रहा है? देखिए, ये जहाज़ जो है वो ग्राउंड हो चुका है 2014 में तकनीकी खराबी की वजह से इस जहाज़ को ग्राउंड कर दिया गया था। हैदराबाद में जो सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो इंस्टीट्यूट कायम है जहाँ पर बच्चे जो है वो फ्लाइंग सीखते हैं या जहाज़ के हवाले से जो उनकी तरबियत दी जाती है, उसके लिए इस जहाज़ को मुंतकिल किया जा रहा है। वहाँ पर इस जहाज़ को रीअसेंबल किया जाएगा और वहाँ पर जो तलबा हैं इंस्टीट्यूट के वो इस जहाज़ की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो वहाँ पर सीख सकेंगे। ताहम अब तक हैदराबाद के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी जो है वो जहाज़ इस तरह का मौजूद नहीं है जिसके अंदर तलबा जो है वो प्रॉपर उससे जो है वो सीख सकें। ताहम ये पहला जहाज़ है, जबकि सिविल एविएशन के जो सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनकी जानिब से ये बात भी कंफर्म की गई है कि 1 हफ्ते के बाद दूसरे जहाज़ को भी कराची से बरास्ता मोटरवे हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। जी सलमान सलीम, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सलमान हमारे साथ ही मौजूद हैं। पाकिस्तान में पहली मरतबा नाकारा हवाई जहाज़ की ज़मीनी रास्ते से मुंतकली की जा रही है। सलमान बताइएगा, ऐसे बहुत से तैयारे हैं जो कि नाकारा हो चुके हैं, उनके हवाले से बताइएगा कि उन्हें भी मुंतकिल किया जाएगा। देखिए, सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो सीनियर डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद थे, उनसे हमारी इस हवाले से बात हुई थी। उनका कहना था कि सिविल एविएशन की जानिब से जो इंस्टीट्यूट कायम किया गया हैदराबाद में, वहाँ पर इस जहाज़ को मुंतकिल किया जा रहा है वहाँ के तलबा के लिए, जबकि एक और जहाज़ जो कि 1 हफ्ते के बाद इसी तरीके से कार्गो सर्विस के थ्रू इसी तरह ट्रॉलर के ऊपर लाद कर हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। ये अगर इस जहाज़ की हम बात करें तो एक पैसेंजर जहाज़ है जिसको बोइंग 737 कहते हैं और इस जहाज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके जो पुर्जे हैं वो निकाले जा चुके हैं ताकि इसकी मुंतकली जो है वो आसान हो सके और इसको मुंतकिल करने के लिए तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 40 टन इसका वज़न है, जिसमें इसके पर और इसके इंजन शामिल नहीं है। ताहम वो जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँचाया जा चुका है, जबकि जहाज़ का जो मेन हिस्सा है वो अभी इस वक्त हमारे अकब में मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं कि जहाज़ जो है वो पहली दफ़ा कराची पाकिस्तान की में तारीख में पहली दफ़ा जो है वो इस तरह कार्गो सर्विस के थ्रू इसकी मुंतकली का सिलसिला एक शहर से दूसरे शहर किया जा रहा है। जहाज़ के अगर हम लोग हवाले से बात कर लें तो एयरपोर्ट के करीब ही जो है वो यार्ड बनाया गया है जहाँ पर नाकारा जहाज़ मौजूद हैं। वहीं से इस जहाज़ को जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़ेर निगरानी और हैदराबाद इस जहाज़ को जो है वो पहुँचाया जाएगा। जी, नाकारा बोइंग 737 को कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है और हवाई जहाज़ को निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा है। जहाज़ को 74 व्हीलर ट्रॉलर के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा है और तमाम तर कागजी कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली गई है। सिविल एविएशन की टीम भी ट्रांसपोर्ट कंपनी के हमरा है। जहाज़ को सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट हैदराबाद में रखा जाएगा और ज़ेर तरबियत तलबा को इस पर तरबियत फराहम भी की जाएगी। पाकिस्तान में ये पहली मरतबा है कि नाकारा हवाई जहाज़ की ज़मीनी रास्ते मुंतकली की जा रही है। नाकारा बोइंग 737 को कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा
रहा है। हवाई जहाज़ को निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है और जहाज़ को सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है, जहां पर तलबा मौजूद हैं जिन्हें तरबियत इससे फराहम की जाएगी। जहाज़ की बात करें तो जहाज़ की लंबाई 110 फुट, वजन 40 टन है। जहाज़ को 74 व्हीलर ट्रॉलर के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है और हवाई जहाज़ की मुंतकली के हवाले से बात करें तो तमाम तर कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। सिविल एविएशन टीम भी ट्रांसपोर्ट कंपनी के हमरा मौजूद है। जहाज़ को सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट हैदराबाद में रखा जाएगा। ये बताइएगा, सलमान सलीम हमारे साथ ही मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। सलमान, ये बताइएगा कि कराची से हैदराबाद का कितना सफ़र है, कितने घंटों का ये सफ़र है और किस तरह से इसे मुंतकिल किया जाएगा, कौन सा रास्ता यूज़ किया जाएगा? देखिए, अगर हम लोग किलोमीटर्स की बात करें तो टोल प्लाज़ा कराची से लेकर टोल प्लाज़ा हैदराबाद तक 140 किलोमीटर का रास्ता है और हैदराबाद एयरपोर्ट के करीब जहां पर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो वो हैदराबाद सिटी में मौजूद है। तो अगर हम अंदाजे के मुताबिक बात करें तो 200 किलोमीटर तक का सफ़र जो है वो कराची से हैदराबाद का है और इसको बरास्ता मोटरवे ही जो है वो हैदराबाद पहुँचाया जाएगा। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि ये मेन सुपर हाईवे है और टोल प्लाजा से आगे आकर हम इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। टोल प्लाजा क्रॉस कर चुका है और यहाँ से जैसे ही रवाना होगा तो मोटरवे के ऊपर जो है वो ये ट्रॉलर चलेगा। उसके बाद हैदराबाद टोल प्लाजा आएगा। हैदराबाद टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद इसको हैदराबाद सिटी में जो है वो लेके जाया जाएगा जहाँ पर एयरपोर्ट मौजूद है, जिसके अकब में जो है वो ट्रेनिंग सेंटर कायम है जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी का है। वहाँ पर जहाज़ को पहुँचाकर इसकी पूरी असेंबली की जाएगी जिसके ऊपर तलबा जो है वो इससे जो है वो उसके ऊपर काम कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया सलमान सलीम आपका। चिंची रिक्शों के गैर कानूनी स्टैंड ट्रैफिक में खलल और शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। कुरंगी नंबर 5 की सड़क पर रिक्शा ड्राइवर्स ने गैर कानूनी अड्डे बना रखे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर हमें आगाह कर रही हैं अक्सा शेख। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके कुरंगी 5 नंबर पर और यहाँ पर जिन रिक्शा ड्राइवरों ने अपना गैर कानूनी अड्डा बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अगब में कितनी तादाद के अंदर यहाँ पे रिक्शे खड़े हुए हैं, जो कि कुछ रिक्शे ऐसे हैं जिनके पीछे नंबर प्लेट भी नहीं है। एक यहाँ पे जिन ड्राइवर मौजूद है। आप मुझे बताएं, अभी मैंने देखा है कि आपके रिक्शे के पीछे नंबर प्लेट नहीं है, तो आप जब अपने रूट पे जाते हैं तो कोई पुलिस एहलकार आपको रोकता नहीं है? नहीं रोकता। चिंचिन ड्राइवर हमारे साथ मौजूद था जिससे मैंने बात की है कि यहाँ पर जब आप निकल रहे होते हो क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर चिंचिन ऐसे हैं जो कि नंबर प्लेट यहाँ पर इन रिक्शों की नहीं है। मैं आपको दिखाऊं कि इस रिक्शे के पीछे भी ये देखें नंबर प्लेट नहीं है। यहाँ पर इन चिंचिन जितने भी रिक्शे हैं वो गैर कानूनी है, वो नहीं चल रहे। हमारे साथ समाजी कारकुन भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप किस कदर रोड जाम है, कितनी दफा शिकायतें आवाम ने की है। आवाम परेशान है, यहाँ पर परेशान हाल है। इससे पहले भी हम लोग ये मतलब दरखास्तें वगैरह दे चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। आप ये देख सकते हैं आधे से ज्यादा रिक्शा गैर रजिस्टर्ड रिक्शे हैं जिनका कोई अगर हादसा हो जाए तो कोई पकड़ने वाला नहीं है उनको। यहाँ यानी कि ये हाल है कि रिक्शा छोड़ के गायब हो जाते हैं और ये तकरीबन एक रिक्शे के जो है ना वो यहाँ से भत्ता भी लिया जाता है और जो रिक्शा स्टैंड वाले हैं उनको भी अलग से भत्ता दिया जाता है। तो हमने भी यहाँ पे यही देखा है कि यहाँ पर रिक्शों की नंबर प्लेट नहीं है और कुछ लोगों ने तो सिर्फ मार्कर के ही नंबर लिखे हुए हैं। ये वो शारा है जिसके सामने हॉस्पिटल भी है, यहाँ से एम्बुलेंस भी गुजरती है, लेकिन चिंचिन रिक्शा ड्राइवर की वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल बीच रोड में खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है वो भी मुश्किल हो रही है। ट्रैफिक भी नहीं यहाँ से गुजर पाता, कोई एम्बुलेंस है, किसी को हॉस्पिटल जाना है वो भी यहाँ से नहीं गुजर पाता। हाई कोर्ट के भी अहकामात थे कि यहाँ पर जो गैर कानूनी उन्होंने अड्डा बनाया हुआ है उसको खत्म किया जाए, लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ पर आके देखा है कि इंतजामिया की कोई आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गुलिस्तान जौहर में भी बगैर नंबर प्लेट रिक्शे दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस किसी भी किस्म की कार्रवाई से गुरेजा है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी गुलिस्तान जौहर में ही मौजूद हैं। जी अनुषा, बताइएगा। वो अपनी
पुलिस की नाअहली बोले या किसकी नाअहली बोले कि बगैर नंबर प्लेट के मुतअद्दिद रक्शे कराची की सड़कों पर दिलदिला रहे हैं, जा भी रहे हैं, मुख्तलिफ रूट्स पर जा रहे हैं। इस वक्त हम गुलिस्तान जौहर पे मौजूद हैं। ये एक इलाके का मसला नहीं, हर इलाके का मसला है। मेरा कब का जो रक्षा खड़ा हुआ है इस पर आप देखें कि नंबर प्लेट मौजूद ही नहीं है, स्टिकर जो है वो चिपका हुआ है और नीचे कुछ लिखा हुआ है, मतलब नंबर प्लेट नहीं है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, ये बताएं आपके रक्षे पर नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ पीछे? गाड़ी भाड़े की है और अभी लिए। अच्छा, तो पुलिस वाले इस पर कुछ बोलते नहीं आप लोग? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे। अगर नंबर प्लेट चल रही है, नंबर प्लेट का मसला यही अभी लिए ना, अभी जो है नंबर वहाँ से आया नहीं है पीछे से। अच्छा, तो कहाँ आपका रूट क्या कहाँ का है? हमारा रूट जो है एक्चुअली रोड जो है हमारा ये है आपका नाता खान बोले ना, यहाँ तक का, तो यहाँ से 7 है। आप ये बताएं आपकी नंबर प्लेट नहीं है रक्षे पे? रक्षे में नंबर प्लेट नहीं, कब से चला रहा है रक्षा? नंबर प्लेट है पड़ी है। कहाँ तो लगाई क्यों नहीं है? पुलिस कुछ बोलती नहीं है? ट्रैफिक पुलिस बोलती है, क्यों नहीं बोलेगा? हम देख रहे हैं रक्षों में वारदातें भी हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम भी रक्षों में हो रहा है। जो रक्षा ड्राइवर होते हैं वो अक्सर मुलविस होते हैं, तो ये नंबर प्लेट की जगह किलर बॉय लिखा हुआ है इस पे। तो और मिले नंबर उधर पड़ा है शोरूम पे। कितने सालों से नहीं लगा भाई है? कितने साल हो गए? पता नहीं है मेरे को। आप रक्षा कब से चला रही है वाला? मेरे को 10-15 दिन हो गए। कहाँ तक जाते हैं? बाबा मोड़ तक। हाँ, बाबा मोड़ तक जाते हैं और इसके पीछे भी जो है वो नंबर प्लेट जो है वो मौजूद ही नहीं है। मुतअद्दिद ऐसे रक्षे हैं, मेजॉरिटी में नंबर प्लेट मौजूद ही नहीं है। शेर व शायरी जो है वो लिखा हुआ होता है। आपके रक्षे में नंबर प्लेट लगी हुई है? जी बिल्कुल लगी होती है। जिनकी नहीं लगी हुई उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब ये तो नहीं है, नई अप्लाइड गाड़ियाँ होती है तो उनके ऊपर नंबर प्लेट नहीं होती। ट्रैफिक पुलिस नहीं बोलती कुछ, चलान वाला नहीं होता। नई गाड़ी के तो वैसे ही चलान नहीं होता, किसी का भी नहीं होता चलान। गवर्नमेंट नंबर प्लेट देगी तो हम लगाएंगे ना। कराची के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पता ही नहीं चल रहे हैं और हर जगह से ये रक्षे चल रहे हैं, जो कि अब ऐसे मुतअद्दिद कैसे सामने आए कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी रक्षे वाले मुलविस होते हैं। जी, इम्तिहान लेने वालों को पहले खुद टेस्ट पास करना होगा। सिंध के तालीमी बोर्ड्स के आला अफसरान को टेस्ट देना होगा। बोर्ड चेयरमैन, कंट्रोलर, सेक्रेटरीज को तहरीरी टेस्ट देना पड़ेगा। ग्रेड 19 और 20 के अफसरान का टेस्ट 3 और 4 नवंबर को होगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा फरहान खान से। जी बिल्कुल, इम्तिहान देने वालों को पहले खुद टेस्ट पास करना होगा। सिंध के तालीमी बोर्ड के आला अफसरान को टेस्ट देना होगा। बोर्ड चेयरमैन, कंट्रोलर, सेक्रेटरीज को तहरीरी टेस्ट देना पड़ेगा। ग्रेड 19 और 20 के अफसरान का टेस्ट जो वो 3 से 4 नवंबर के दरमियान लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी बोर्ड मोहम्मद मलकानी के मुताबिक सेक्रेटरी के अहदे के लिए 27 उम्मीदवार टेस्ट देंगे, जबकि कंट्रोलर के अहदे के लिए 35 उम्मीदवार जो इस वक्त मैदान में हैं। जबकि सिंध के 8 तालीमी बोर्ड के चेयरमैन के अहदे के लिए 217 उम्मीदवार जो वो टेस्ट देंगे। टेस्ट का मैदान जो वो 3 नवंबर और 4 नवंबर को सजेगा, जो IGA है कि जो वो मातहत दिया जाएगा। उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा होने के बाईस टेस्ट लेने का फैसला किया गया है। चेयरमैन तलाश कमेटी डॉक्टर तारिक रफ़ी की सरबराही में कायम कमेटी टेस्ट में कामयाब उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। मोहम्मद अली मलकानी जो वो इन तमाम टेस्ट को जो वो खुद भी जो बराह रास्त सरबराही कर रहे हैं। जी फरहान, बताइएगा कि इस तरह से पहले कभी भी हुआ है कि टेस्ट लिए गए हों? जी नहीं, बिल्कुल, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि ग्रेड 20 से 19 के चेयरमैन, कंट्रोलर और सेक्रेटरी की आसामियों के लिए जो वो तहरीरी टेस्ट लिए जा रहे हैं। इम्तिहान में जो वो लेने वालों के जो वो इस बार इम्तिहान का जो वो रखा गया है, जिनके 20 से 19 ग्रेड के चेयरमैन, कंट्रोलर और सेक्रेटरी में जो खाली आसामियाँ होती हैं उन पर तहरीरी टेस्ट का जो फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटी बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी की जानिब से जो है इसकी यकीनदानी करेगी कि 3 से 4 नवंबर को उन तमाम 20 से 19 ग्रेड के अफसर से जो टेस्ट लिए जाएंगे। उनकी तमाम खाली आसामियों के लिए जो वो तहरीरी टेस्ट का जो फैसला किया जाए, जिसमें पास होने वाले तमाम उम्मीदवारों को जो वो उनकी मुंतखब जो वो आसामियाँ जो हो जिसको उन्होंने टेस्ट दिया उसके लिए जो वो उनको जो फरहम की जाएंगी। अच्छा फरहान, ये भी बताएगा कि सब्जेक्ट्स कौन से होंगे और क्या ये भी बताया गया कि किस पर मबनी होगा ये सारा पेपर? फरहान खान हमारे साथ ही मौजूद है। इंतहाई अच्छा इकदाम है। इम्तिहान लेने वालों को पहले खुद टेस्ट पास करना होगा। सिंध के तालीमी बोर्ड के आला अफसरान को टेस्ट देना होगा। फरहान खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। फरहान, बताइएगा, ये तो एक बहुत अच्छा इकदाम किया गया है। बताइएगा कि सब्जेक्ट्स के हवाले से क्या चूज़ करेंगे सब्जेक्ट्स, किस सब्जेक्ट्स पर ये पेपर लिया जाएगा?
जी बिल्कुल, चेयरमैन के लिए जो वो चेयरमैन के हवाले से जो मुंतखब उनके सब्जेक्ट हैं जिससे उनको जो वो तहरीरी टेस्ट दिए जाएंगे, इसी तरीके से कंट्रोलर और सेक्रेटरी की जो असामियाँ हैं इस पर जो वो मुंतखब मुख्तलिफ सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि ये खुद जो वो असातिज़ा हैं जिनका जो वो इस बार टेस्ट देने का फैसला किया गया है। इसके बाद इनको 20 से 19 ग्रेड की जो वो असामियाँ जिनके लिए वो टेस्ट देंगे उसमें मुख्तस किया जाएगा। सब्जेक्ट के हवाले से बात की जाए तो खासा कोई इसमें जो वो दूसरे सब्जेक्ट नहीं होंगे, जो अमूमन सब्जेक्ट होते हैं वही दिए जाएंगे। अभी तक इसका जो वो शेड्यूल जारी नहीं किया गया है कि टेस्ट में जो वो किस तरह तरीके से जो वो सब्जेक्ट को जो वो इम्तिहान में जो वो रखा जाएगा। अलबत्ता ये जरूर बताया गया है कि 3 से 4 नवंबर को होने वाले तहरीरी टेस्ट जो वो IPA के अंदर जो वो लिया जाएगा, जहाँ पे तमाम जो वो 20 से 19 ग्रेड के चेयरमैन, कंट्रोलर और सेक्रेटरी असामियों को जो वो तहरीरी टेस्ट देना लाजमी होगा। जी, ये टेस्ट देना भी लाजमी होगा सब लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका फरहान खान।